हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। 15 मई की क्लास है अपनी आज की, और आज का ट्यूटोरियल बेस्ड है। अब आप बोलोगे सर फिर से मणिपुर आ गया। मणिपुर मिज़ोरम पे बेस्ड है और साथ में बेस्ड है बांग्लादेश और म्यांमार का क्या रोल है इस पूरे अनरेस्ट में। ये ऐसा इशू है जो आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगा। तो एज एन इंडियन, एज एन इन्फॉर्म सिटीजन, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है और ग्राउंड लेवल जो रियलिटी क्या है मणिपुर मिज़ोरम में। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में सीखेंगे यू विल हैव टू अप्लाई ऑन दिस क्विज। जो क्वेश्चन आप देखो, जो चीज़ें पढ़ो, ऊपर के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन वाले, बीच में वोकैब वाले, लास्ट में ग्रामर वाले अपने को सॉल्व करने हैं। सब चीज़ें मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास ही सिखाऊंगा। मन से क्लास को लेना, 9 में से 9 आपको मिलने चाहिए नंबर। चलिए, क्विज़ को क्लास के लास्ट में देखा जाएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, लेम एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना, समझते होंगे इस वर्ड को। लेम का मतलब क्या होता है? लेम का मतलब होता है भोला भाला, जो ज़्यादा एफिशिएंट ना हो, या हिंदी में बोलें बेअसर, कमज़ोर। कह रहा है जी कमज़ोर बहाने मिल रहे हैं, भोले भाले बहाने होते हैं ना, जो जिन पे विश्वास करना, भरोसा करना मुश्किल हो जाए, है ना। जैसे आप ऑफिस में लेट पहुँचे, स्कूल में लेट पहुँचे, तो एज लेम बहाना क्या होता है? मेरा टायर पंक्चर हो गया था गाड़ी का। तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ है। जनरली टायर पंचर होता भी नहीं है, और आजकल है ना इन चीज़ों पे लेट होना मुश्किल है। टायर पंचर हो गया तो कहीं गाड़ी साइड में लगाओ, उबर करके जाओ, ओला करके जाओ। तो ये ऐसे ही बहाने मणिपुर मिज़ोरम की सरकार जो है आजकल दे रही है। कह रहा है जी बीरेन सिंह कंटिन्यूस टू ब्लेम एथनिक वायलेंस ऑन इलीगल माइग्रेशन। कह रहा है बीरेन सिंह नाम के जो आदमी हैं, पॉलिटिशियन है, जो कि मणिपुर के सीएम हैं, ये जारी हैं, आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं ब्लेम करना, आरोप लगाना एथनिक वायलेंस का, इस जातीय हिंसा का। और किस चीज़ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? इलीगल माइग्रेशन के ऊपर लगा रहे हैं, जो म्यांमार से मणिपुर में हो रहा है। ये यूँ कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सब शांति है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। ये कुछ म्यांमार से कुछ लोग आए हैं जिनकी वजह से झगड़ा हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, झगड़ा तो मैतेई और कुकी जू कम्युनिटी के बीच में हो रहा है। म्यांमार का एंगल बीच में फंसाया जा रहा है। समझ गए ना? ये एडिटोरियल का कहना है। एक्चुअल में बीरेन सिंह सब्जेक्ट है आपके, कंटिन्यूस इनकी वर्ब है, ये जारी है इस काम को करना। एथनिक वायलेंस यानी जो एथनिसिटी से रिलेटेड हो। एथनिसिटी के लिए हिंदी में शायद कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। एथनिसिटी क्या होती है? जैसे आप पंजाबी हैं तो आपका एक कुछ अलग दिखने का होगा। आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होंगे, हाइट में अच्छा होंगे आप, है ना। हो सकता है आप कलर में फेयर हों, लेकिन आप एक मद्रासी होंगे लेट से, तो आप कुछ अलग दिखेंगे। आप सिंधी होंगे तो शायद कुछ अलग दिखेंगे। आप हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से हो तो आप कुछ अलग दिखेंगे। तो ये हमारी एथनिसिटीज़ का, जीन्स का फ़र्क है। तो यही एथनिक वायलेंस जो है मणिपुर में चल रही है, दो अलग दिखने वाली जातियों या लोगों के बीच का वायलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, मुश्किल पढ़ने वाला, ईजिली आप पढ़ पाओगे। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स को एक साथ देख लोगे तो आप इसको स्मूथली पढ़ सकोगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दो, ताकि इन क्लासेस को रेगुलर जैसे ला रहा हूँ वैसे ही उसी इंटेंसिटी के साथ मैं लाता रहूँ, है ना। टेक्स्ट बुक की एक्टिव हो चुकी है, लोवेस्ट प्राइसेस एवर हैं। 219 रुपये के मामूली से प्राइस पे पूरे 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है आपको टेक्स्ट बुक का इस सेल के दौरान। तो जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है अपने एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका प्रो वर्जन 307 में है। प्रो वर्जन के अंदर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं, उनको भी आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो भी पास आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में लिंक दिखेगा टेक्स्ट बुक का, क्लिक करें, और जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो आपको लगाना है कूपन कोड YT10। इस कोड को लगाते ही आपका प्राइस हो जाएगा 219 रुपीज़ फॉर द नॉर्मल पास एंड 307 रुपीज़ फॉर द प्रो पास। सेल का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। YT10 कूपन कोड लगा करके अपना पैसा बचाएं, डिस्काउंट में मॉक टेस्ट पास बाय करें ड्यूरिंग द सेल। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी, 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू से देखते हैं। जूम इन कर रहा हूँ मैं इसको, टेलीग्राम ग्रुप से शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला वर्ड है कन्फ्लेट। ये वर्ड बना है इन्फ्लेट और डिफ्लेट से। इन्फ्लेट मतलब किसी चीज़ का बड़ा होना, जैसे टायर में हवा भरते हैं ना तो इन्फ्लेट करके टायर को बड़ा कर देते हैं। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकलना। टायर की हवा निकल गई तो टायर डिफ्लेट हो गया, फुस हो गया। वहीं से बना है कन्फ्लेट। कैसे बना है? 2-3 चीज़ों को कन यानी साथ में लाना और उनको बढ़ा देना, उनका साइज़ बढ़ा देना। आपने पानी में चीनी मिलाई तो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो कन्फ्लेट का मतलब होता है चीज़ों को मिक्स करना, ब्लेंड करना, ताकि उनका आकार बढ़ जाए, उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, इन्फ्लेट का सिनोनिम है, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया जाएगा एक दूसरे के साथ।
सक्सेसफुल पीपल रिफ्रेन फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, यहाँ पीपल ऐड कर देना, शायद मिसिंग है। सक्सेसफुल लोग जो हैं मना रिफ्रेन फ्रॉम करते हैं, परहेज करते हैं मिक्स करने से, कन्फ्लिक्ट करने से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों चीज़ों को अलग रखते हैं। और यही सक्सेस का फंडा है ज़िंदगी में, इसको हमेशा याद रखें। मर्ज, कन्फ्यूज और फ्यूज़ करना इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, कन्फ्लिक्ट। अगला वर्ड है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस पता क्या होती है? आपको किसी चीज़ की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं ऐसे एरिया से आता हूँ जहाँ पे लोग बड़े धनी हैं, या मैं ऐसे जाति से आता हूँ जहाँ पे, समझ गए ना, कोई लोग सोच होता है सबके मन में किसी ना किसी टाइप का, अपने अपने एरिया को लेकर के, जाति को लेकर के, रिलीजन को लेकर के। यही सुपीरियरिटी जो है ना आपकी, वो आपका प्रीपोंडरेंस है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखें इसको। सब भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है अपने को। किसी को धर्म अलग दे दिया, किसी को जाति अलग दे दी, किसी को इंडिया में पैदा कर दिया, किसी को बांग्लादेश में, है ना। फ़र्क नहीं है अगर आप लार्जर स्केल पे देखें तो, लेकिन प्रीपोंडरेंस हमारे मन में हमेशा रहती है। आई एम एन इंडियन, आई एम ए प्राउड इंडियन, है ना, इस तरीके से। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखें। आज के क्विज़ में आएगा, आज की क्लास में आएगा। ड्यू टू इट्स प्रीपोंडरेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, रशिया हैज़ डोमिनेटेड यूक्रेन इन द वॉर। अपने मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रीपोंडरेंस की वजह से, सुपीरियरिटी की वजह से रशिया ने डोमिनेट किया है यूक्रेन को, इस वॉर में यूक्रेन के ऊपर हावी रहा है। तो सुपीरियरिटी का ये जो वर्ड है, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है डिमोनाइज। ये वर्ड बना है डेमन से। इसको डिमोन बोलते हैं हिंदी वाले, डिमोन नहीं है डेमन। डेमन का मतलब होता है शैतान। डिमोनाइज करना यानी किसी चीज़ को शैतानी बताना, किसी चीज़ के बारे में गलत एडवर्टीजमेंट करना। टू मेक समवन या समबडी लुक लाइक ए डेमन, है ना। कुछ लोग धर्म को डिमोनाइज कर देते हैं, कुछ लोग किसी भी बात को कर सकते हैं। आजकल तो चल ही रहा है सोशल मीडिया में। अ पेड मीडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड टू डिमोनाइज द पॉलिटिकल अपोजिशन इन पार्लियामेंट। एक पेड, पैसा दे करके चलाया गया मीडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था, ताकि डिमोनाइज किया जा सके, ख़राब बताया जा सके पॉलिटिकल अपोजिशन को, राजनीतिक विपक्ष को पार्लियामेंट में। सबके सामने ऐसा दिखाया जाए कि विपक्ष तो बड़ा बेवकूफ़ है, इनएफिशिएंट है, करप्ट है ना, डिमोनाइज करने के लिए। डिमोनाइज को स्टिग्मेटाइज करना भी बोलते हैं। आज स्टिग्मेटाइज नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। किसी चीज़ के लिए स्टिग्मा को, कुंठा को लोगों के मन में भरना। चलिए अगला वर्ड है अपने पास ब्रेजन। ब्रेजन, देखिए ब्रेजन जो वर्ड है, दो वर्ड्स का जो है मिक्सचर है। एक तो डिसग्रेसफुल यानी बेशर्मी वाला, और दूसरा है शेमलेस। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप खुलेआम कोई काम कर रहे हैं जो बेशर्मी भरा है और आपको शर्म भी नहीं आ रही है, तो वो काम ब्रेजन हो जाएगा। गलत काम बेशर्मी के साथ, चोरी और सीना चोरी, ठीक है, ब्रेजन। शी इज़ इन हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। उसकी आदत है ब्रेजन झूठों को बोलने की। ऐसे झूठ बोलती है जो शर्मनाक भी हैं और खुलेआम बोलती है, ठीक है, ब्रेजन लाइज। ब्रेजन को इंसॉलेंट भी बोलते हैं, इम्प्रूडेंट भी बोलते हैं। इंसॉलेंट वर्ड को ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा गया है। बड़ा प्यारा सा वर्ड है ना, इंसॉलेंट। देख के लगता है पता नहीं क्या होगा, केमिस्ट्री का वर्ड होगा, कुछ सॉल्वेंट वॉल्वेंट लगा होगा इसमें, ऐसा नहीं है। इंसॉलेंट मतलब गलत और बेशर्मी भरा। चलिए ये वर्ड ब्रेजन यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। कुछ ही दिन पहले करवाया था आपको ये। शहर का जो सूट बूट पहना हुआ आदमी जो कॉरपोरेट में काम करता है और अच्छी तनख्वाह पाता है, पढ़ा लिखा है ना, उस आदमी में और एक गांव के गंवार में जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अंगूठा छाप है, दोनों में क्या फ़र्क है? जो वो फ़र्क है ना, वही ये वर्ड बताता है, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है एकदम रिफाइंड, न्यूआंस्ड, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड। इसका बिल्कुल उल्टा होता है गांव वाला, रस्टिक, जिसको पहनना, उठना, बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना जिसके उससे बाहर है ना, सिलेबस से बाहर है। तो सोफिस्टिकेटेड वो हो गया शहर वाला, रस्टिक हो गया वो गांव वाला। अब ऐसा मत बोलना सर हम गांव वाले, हम पढ़े लिखे हैं। भाई गांव में भी सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं ना। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, इल्म जो है, उसकी कोई लोकेशन नहीं होती, ठीक है। आप शहर से गांव में बस जाओ, सोफिस्टिकेटेड आदमी गांव के हो जाओगे। स्कैमर्स नाउ डेज आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टू चीट इन देयर एग्जामिनेशंस। स्कैमर्स जो हैं आजकल, चीटर्स जो हैं, यूज़ कर रहे हैं बहुत रिफाइंड, बहुत ही पॉलिश्ड और रिफाइंड जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को अपने एग्जाम्स में चीट करने के लिए। ब्लूटूथ लगा रहे हैं, वाईफाई लगा रहे हैं, जीपीएस लगा रहे हैं, इस तरीके से चीट कर रहे हैं ना, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अगर इसको आसान भाषा में समझना हो तो एडवांस्ड बोल सकते हैं। यू विल सी दिस वर्ड सोफिस्टिकेटेड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है फेस्टर। और फेस्टर वर्ड ऐसा वर्ड है जो आप ज़िंदगी में ज़रूर यूज़ करेंगे कभी ना कभी, अगर आपको याद रहेगा तो। फेस्टर का मतलब होता है घाव का हरा होना या किसी घाव का ख़राब होना। कुछ लग गई आपके, उस पर आपने कुछ लगाया नहीं, डेटॉल वेटॉल कुछ, उसको आपने बैंडेज नहीं किया, तो वो घाव कैसा हो जाएगा? ख़राब होता जाएगा। बस उसी घाव का ख़राब होने का जो काम है, डेट इज़ कॉल्ड फेस्टर। द वूंड ऑफ
पार्टीशन लिखना है यहाँ, पता नहीं क्या कर दिया आज मैंने, पार्टीशन, ठीक है। द वूंड ऑफ पार्टीशन स्टिल फेस्टर्स डिस्पाइट एफर्ट्स टू हील इट। जो वूंड है, जो घाव है बंटवारे का, आज भी वो हरा है, फेस्टर कर रहा है, बावजूद काफ़ी एफर्ट्स के जो उनको हील करने के हैं। चलिए, फेस्टर को सेपरेट करना भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं किसी चीज़ में पस पड़ना, ठीक है, सेपरेट होना, पस पड़ना। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में आप देखेंगे, ये फेस्टर, सोफिस्टिकेट और ये सब चीज़ें जहाँ आएंगे तो वहाँ पर आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि मणिपुर में चल रही है एथनिक वायलेंस कुकी जू और मैतेई कम्युनिटी के बीच, लेकिन वहाँ का जो सीएम है मणिपुर का, बीरेन सिंह, इनका ये कहना है कि ये वायलेंस तो है ही नहीं कुछ, कुकी जू और मैतेई कम्युनिटी तो बहुत प्यार से रहने वाले लोग हैं, ये वायलेंस हो रही है म्यांमार से आने वाले लोगों की वजह से जो मणिपुर में आकर के ड्रग्स बेचते हैं। तो एकदम ही थर्ड एंगल, समझ गए ना, थर्ड एंगल। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी पहले तो ग्राउंड रियलिटी को समझो, दोनों कम्युनिटी के बीच में वायलेंस हो रही है ये आप जानो, कानून का राज मणिपुर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इस बात को एक्सेप्ट करो, और इस पूरी घटना के पीछे आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप मैतेई कम्युनिटी से आते हो, अपर क्लास से, और आप कुकी जू कम्युनिटी के खिलाफ बायस्ड हो अपने बयानों में और अपने कामों में। जब इस बात को एक्नॉलेज करोगे और उसको करेक्ट करोगे ना, तो फिर ये म्यांमार के एंगल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेम एक्सक्यूजेस देने बंद करो। समझ गए? आज की टोन आर्टिकल की क्रिटिसाइजिंग वहाँ की सरकार और वहाँ के सीएम को कर रहा है क्रिटिसाइज। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को, बड़ा इजी सा ही है। कह रहा है जी, इट हैज़ बीन ओवर 3 years सिंस द coup d'etat in Myanmar in which the junta usurped the absolute power and unleashed severe repression in order to clamp down on any demands for a return to normalcy। लंबा सेंटेंस लेकिन बहुत आसान। कह रहा है जी इट हैज़ बिन, ये हो चुके हैं, और क्या हो चुके हैं, ओवर 3 years, 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और कब से? जब से coup d'etat हुआ है। अब ये coup d'etat, इसको सही प्रोनाउंसिएशन देख लेना, शायद, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या फॉरेन वर्ड है और मेरे भी बोलने में तो आता नहीं है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन शायद भूल चुका हूँ। इसका देखो प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ में आए तो, coup d'etat, ठीक है। coup d'etat का मतलब होता है रिबेलियन, विद्रोह या तख्ता पलट। कह रहे जी 3 साल से हो गए हैं ज़्यादा जब से coup d'etat यानी कि एक coup हुआ है, एक रिबेलियन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। कहाँ हुआ है? म्यांमार में। और कह रहा है इसके अंदर जिसमें इन विच जो हुंता है, वहाँ की जो मिलिट्री है, म्यांमार की मिलिट्री को लिखते हैं जुंता, बोलते हैं हुंता। तो जहाँ की जो हुंता मिलिट्री है उसने यूजर्व कर दिया है, यूजर्व का मतलब होता है हथियार लेना, एब्सोल्यूट पावर को, पूरी ताकत को, और अनलीश कर दिया है, खोल दिया है, आज़ाद कर दिया है एक सीवियर रिप्रेशन को। रिप्रेशन यानी लोगों को दबाना, है ना, उनकी बातों को गला घोटना, सप्रेस करना, ओप्रेस करना। तो एक ऑपरेशन को उन्होंने अनलीश कर दिया है, ऑपरेशन के जानवर को उन्होंने खुला छोड़ दिया है। हर जगह ऑपरेशन आपको रिप्रेशन मिलेगा। और ये किया क्यों इन्होंने भाई? मज़ा थोड़ा ना आ रहा था इनको। इन्होंने ये किया है इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, इस मकसद से कि क्लैम्प डाउन करें, शिकंजा कसें। क्लैम्प डाउन करना, शिकंजा कसना, किसी भी डिमांड पे, किसी भी मांग पे जो है रिटर्न टू डेमोक्रेसी की। वहाँ के लोग कहें कि हमारी डेमोक्रेसी को रिटर्न करो, तो ऐसी किसी भी डिमांड को कुचलने के लिए, शिकंजा कसने के लिए ही सरकार ये सारे काम कर रही है। और या फिर ऐसी डिमांड की जो है ग्रांटिंग मोर पावर टू द मार्जिनलाइज एथनिक आइडेंटिटीज इन सिविल वार प्रोन कंट्री, या ग्रांट करने की और पावर को मार्जिनलाइज्ड एथनिक आइडेंटिटीज़ को, ऐसे एथनिक कम्युनिटियाँ जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हाशिए पे हैं, जो बहुत दबी हुई हैं, इस ऐसी कंट्री में जो सिविल वॉर प्रोन है, सिविल वॉर से जूझ रही है, उससे डैमेज्ड है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सेंटेंस, एक बार रिपीट करता हूँ। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से ये कारनामा coup d'etat यानी कि तख्ता पलट म्यांमार में हुआ है, जिसमें वहाँ की बदमाश मिलिट्री ने, हुंता ने यूजर्व कर दिया, हथियार लिया, पूरी ताकत को, एब्सोल्यूट पावर को, और रिप्रेशन नाम का जानवर अनलीश कर दिया। वहाँ पे सीवियर जो है ऑपरेशन को, सप्रेशन को, रिप्रेशन को उन्होंने चला दिया। और ये इसलिए चलाया कि वो शिकंजा कस सकें इन मांगों पे, इन डिमांडों पे। और डिमांड कौन सी है? डिमांड है एक रिटर्न टू डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी को वापस लाने की, और या फिर ग्रांट करने की, और ज़्यादा पावर देने की, और ज़्यादा ताकत वहाँ पे हाशिए पे रहने वाली एथनिक आइडेंटिटीज़ को, रोहिंग्यास को खास करके, इस ऐसी कंट्री में, म्यांमार में, जो सिविल वॉर प्रोन है, जहाँ पे सिविल वॉर कभी भी हो सकती है, सिविल वॉर के लिए ये ससेप्टेबल है। प्रोन होना यानी किसी चीज़ के सामने डिफेंसलेस होना, है ना। सिविल वॉर जब चाहो तब हो जाए, म्यांमार में आज भी चल रही है। अब आया सेंटेंस समझ में। इट की वर्ब है हैज़ बिन, हुंता वहाँ की मिलिट्री का नाम है, वर्ब है इसकी यूजर्व,
यूसर्प करना, किसी चीज़ को हथिया लेना। और दूसरी वर्ब है अनलीस्ड। अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करना, किसी जानवर की लीज को यानी उसकी गले की, समझ गए ना, उसको खुला छोड़ देना, जानवर को अनलीश कर देना। तो उन्होंने रिप्रेशन नाम का जानवर जो है वहाँ पे खुला छोड़ रखा है। क्लैम्प डाउन करना, शिकंजा कसना, जानते होंगे इस फ्रेजल वर्ब को आप। बढ़े आगे, समझ में आ गया सेंटेंस? चलो, कह रहे फेसिंग रिप्रेशन सच एज ब्रूटल बॉम्बिंग एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटायर विलेजेस, मैनी सिटीजन्स particularly those from ethnic minorities have sought refuge in neighboring countries। कह रहा है जी फेस करते हुए रिप्रेशन को, रिप्रेशन समझते हो ना, जब सरकार आपको दबाती है, कुछ बोलने नहीं देती है, कहीं जाने नहीं देती है। कह रहा है जी इस तरह के रिप्रेशन को, इस तरह के परसिक्यूशन को फेस करते हुए, और वो परसिक्यूशन रिप्रेशन कैसा है, जैसा कि ब्रूटल बॉम्बिंग जैसा है। ब्रूटल मतलब निर्दयी, बॉम्बिंग यानी बम गिराना, निर्दयी तरीके से बम गिराया जाने का काम। और या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है पूरे के पूरे विलेज की, डिस्प्लेसमेंट यानी बेगर कर देना, डिस्प्लेस कर देना, खाली करवा देना पूरे के पूरे गाँवों को। कह रहे जी ऐसी गंदी चीज़ों को फेस करते हुए बहुत सारे जो नागरिक हैं म्यांमार के, खास करके वो वाले पर्टिकुलरली दोस्त जो रोहिंग्याज हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी जाति और कम्युनिटी वहाँ पे कम है, माइनॉरिटी में है, ऐसे सिटीजन जो है ना, उन्होंने मांगा है, सीख किया है, ढूंढा है रिफ्यूज़ को, पनाह को आसपास की कंट्रीज़ में, जिसमें शामिल है इंडिया। तो म्यांमार से भाग करके मार खाते हुए इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि कहीं जान बच जाए, कहीं हमें जीने को सहारा मिल जाए। सिटीजन्स की वर्ब है हैव सॉट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेगर करना, किसी को अपनी प्लेस से हटा देना। कह रहे हैं मैनी रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार्स सेगियांग रीजन एंड चिन स्टेट्स हैव फ्लेड द हुंतास वायलेंट कैंपेन्स एंड हेडेड टू मिजोरम एंड मणिपुर। कह रहे इनमें से कई रिफ्यूजीज जो हैं इन दोनों रीजन से, चिन और साइगोन, इन दोनों स्टेट से, ये फ्लड करके आए हैं, भाग करके आए हैं हुंता के वायलेंट कैंपेन से, इनके आक्रामक अभियानों से। और कह रहा है और क्या कर दिया इन्होंने फिर, और ये हेड कर गए, बढ़ गए इस दिशा में, हेड करना यानी किसी डायरेक्शन में आगे जाना, ये बढ़ गए मिजोरम और मणिपुर की तरफ। तो वहाँ से भागते भागते आए जान बचा के, और मिजोरम मणिपुर में एंटर कर गए क्योंकि बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं है। रेफ्यूजीज़ की वर्ब है हैव फ्लड, दूसरी वर्ब है हैव हेडेड। दे हैव फ्लड, फ्लड मतलब भाग निकलना, हेडेड मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ना। तो वो भाग निकले हैं हुंता के कैंपेन से और आगे बढ़े हैं इन दोनों स्टेट्स ऑफ इंडिया की तरफ। कह रहे वाइल इन मिजोरम रेफ्यूजीज ऑफ चिन एथनिसिटी इन पर्टिकुलर हैव बीन ट्रीटेड फेवरेबली विद द मिजो पीपल रिगार्डिंग देम एज एथनिक ब्रदरन। कह रहा अगर मिजोरम की बात करें तो जो रेफ्यूजीज़ हैं जो चिन एथनिसिटी के हैं, रोहिंग्या की बात नहीं कर रहा, चिन वाले स्टेट से जो चिन आए हैं, ठीक है, चाइनीज़ जैसे दिखते होंगे यार, चिन लिखा हुआ है शायद, आइडिया लगा रहा हूँ मैं तो। बहुत सारे जो चिन एथनिसिटी के लोग हैं खास करके, उनको ट्रीट किया गया है पैसिव वॉइस में मिजोरम में फेवरेबली यानी अच्छे तरीके से। और ये कैसे ट्रीट किया गया है, साथ ही मिजो पीपल के, मिजोरम के लोगों के रिगार्ड करने के साथ ही, मानने के साथ ही, उन लोगों को अपना एथनिक ब्रेदरन, अपना जातीय भाई। वो कहते हैं ये म्यांमार से ज़रूर आया है लेकिन हमारे जैसा ही है, हमारा ही भाई है। तो चिन एथनिसिटी को बड़ा अच्छा घर मिला है मिजोरम के अंदर जहाँ ऐसा हुआ है। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ है, वाइल इट हैपेंड इन मिजोरम, वहीं क्या हुआ, दोज इन मणिपुर हैव नॉट रिसीव्ड सच ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट लेड बाय CM एन बीरेन सिंह। वो लोग जो मणिपुर में गए, गलती से मणिपुर चले गए मिजोरम की जगह, उनको नहीं मिला ऐसा ट्रीटमेंट वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिसकी अगुवाई में है CM एन बीरेन सिंह। तो दोनों स्टेट्स के बीच का डिफरेंस बता रहा है आपको, एक जगह वेलकम है, दूसरी जगह वापस जाओ, है ना, घर वापसी करो। रेफ्यूजीज़ की वर्ब है हैव बीन ट्रीटेड, दोज की वर्ब है हैव नॉट रिसीव्ड। ब्रदरन का मतलब होता है भाई, ठीक है। ब्रदरन को आप ब्रदरहुड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, भाईचारे से। वही ब्रदरहुड में ब्रदरन होते हैं, ब्रदरन मतलब आपके भाई जैसे हों, जो बायोलॉजिकली आपके भाई ना हो लेकिन आपने उनको भाई मान लिया हो, ठीक है, ब्रदर। ब्रदरहुड भी लिख देता हूँ नीचे, भाईचारे को बोलते हैं। और एक और वर्ड याद कर लेना, सरोरिटी। अब ये जो बताता हूँ ना वर्ड ध्यान दिया करो, ये सिक्के हैं, ये 1-1 नंबर वाले, ऐसा समझ लो 1-1 रुपये के छोटे छोटे कॉइन्स हैं, जहाँ भी ये दिख जाएंगे 1 नंबर आपका फिट हो जाएगा। सरोरिटी मतलब बहन चारा। भाई लेडीज़ की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती होगी ना, सिस्टरहुड, जहाँ पे बहन चारा होता होगा, समझ गए ना। भाईचारे में सब मेल्स आ गए, बहन चारे में फीमेल्स आ गई, सिस्टरहुड हो गया। तो ब्रदरहुड का काउंटर पार्ट है फीमेल काउंटर पार्ट सरोरिटी। चलिए आज के क्विज में मैंने पूछा है वर्ड आपसे, बहन चारा, सिस्टरहुड। कह रहा जी मणिपुर हैज़ कंटिन्यूड टू कॉन्फ्लेट द इश्यूज रिलेटेड टू द रेफ्यूजीज फ्लीइंग म्यांमार विद दैट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रेड। अब कह रहे जी मणिपुर अभी भी जारी है मिक्स करना, कॉन्फ्लेट करना, मर्ज करना
याद है ना वर्ड, दो चीज़ों को मिक्स करना। इन सारे इश्यूज़ को जो जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं रेफ्यूजीज़ के म्यांमार से भागने वाले, और किसके साथ, ये उनके साथ कर रहे हैं, उस इशू के साथ कर रहे हैं इन्फ्लेट या कन्फ्लेट, जो है क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रेड का। तो जो जान बचा के भाग के आ रहा है रेफ्यूजी और जो ड्रग बेचने आ रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है मणिपुर नाम का स्टेट। कह रहा है ये दोनों एक ही हैं। मणिपुर की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड, कन्फ्लेट करना, मर्ज करना, दैट लगा करके यहाँ पे इशू की बात की गई है। इन इश्यूज़ को मिक्स किया जा रहा है उस दैट से, उस इशू से जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का। ये दैट वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ है, आज रिपीट करवाऊंगा फिर से। जो बच्चे नए हैं क्लास में इसको सीख लेना। अभी 5 मिनट दो मुझे, पहले ही अपना पैराग्राफ पूरा करेंगे। कह रहा है एवर सिंस द एथनिक वायलेंस बिटवीन द कुकीजू कम्युनिटी एंड द मेजॉरिटी मैतेई कम्युनिटी लास्ट ईयर, दिस रिफ्रेन बाय द मणिपुर गवर्नमेंट which has not hidden its preponderance to act as an ethnic majoritarian regime has led to stigmatization of the refugees। कह रहा है जी एवर सिंस, जब से ही ये जो एथनिक वायलेंस है, जातीय हिंसा है, किन किन के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है, कुकीजू और वहाँ की मेजॉरिटी मैतेई कम्युनिटी के बीच, और कब हुई थी, लास्ट ईयर। कह रहा है जब से ही ये वायलेंस हुई है, तब से ये जो रिफ्रेन है, ये जो गाना है, रिफ्रेन क्या होता है, वर्ब फॉर्म में रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, पाबंदी लगाना। नाउन फॉर्म में रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना, कंप्लेन करना, गाना गाना। कह रहा है ये जो गाना गाया जा रहा है, दिस रिफ्रेन जो है, और किसके द्वारा, मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन सी गवर्नमेंट, जिसने अभी तक हाइड नहीं किया है अपनी प्रीपोंडरेंस को, अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को। और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एक्ट करने का, हरकत करने का एक एथनिक मेजॉरिटेरियन रिजीम के तौर पे, एक ऐसे रिजीम सरकार के तौर पे जो एथनिक मेजॉरिटेरियन सपोर्ट पाती है, जिसको मैथई कम्युनिटी को जो सपोर्ट करती है, एथनिसिटी के हिसाब से मैथई कम्युनिटी के साथ है। कह रहा है उनका जो एक गाना है ना, बार बार का, रोज़ रोज़ का, कह रहा है वो गाना जो है हैज़ लेड टू, वो लीड कर गया है स्टिग्मेटाइजेशन की तरफ, डेमोनाइजेशन की तरफ, गलत तरीके से दिखाने की तरफ इन रेफ्यूजीज़ को। समझ आया? मणिपुर की सरकार खुद तो बाइस्ड है, मैथई कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, कुकीजू को दबा रही है। और जैसे जैसे वो एक गाना गा रहे हैं म्यांमार के रेफ्यूजियों का, तब से म्यांमार के रेफ्यूजियों को एक डेमन की तरह, एक शैतान की तरह भारत में देखा जाता है। ठीक है? एंड पॉलिसीज़, और उनकी पॉलिसीज़ को भी, दैट आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू मिजोरम ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, जो बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, जो बिल्कुल एकदम से अलग है। कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग होना, बिल्कुल डिफरेंट कलर होना। स्टार्क मतलब प्लेन, जो प्लेन तरीके से बिल्कुल अलग है मिज़ोरम की मानवीय अप्रोच से। मिज़ोरम में मानवीय तरीके से अपना इन लोगों को बना दे रहे हैं, और यहाँ पे इनको अमानवीय तरीके से शैतान बताया जा रहा है। लंबा सेंटेंस, मेरे ख्याल से पढ़ने में मुश्किल नहीं लगा होगा। एथनिक वायलेंस जो है, देखो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको। एथनिक वायलेंस सब्जेक्ट नहीं है। जब से ये हुई है, एवर सिंस द एथनिक वायलेंस, ठीक है, तब से इनका जो ये रिफ्रेन है, इनका जो गाना गाने का काम है, बार बार एक ही चीज़ को दोहराने का काम है, शिकायत करने का, ये रिफ्रेन हैज़ लेड टू, ये रिफ्रेन लीड टू कर गया स्टिग्मेटाइजेशन की तरफ। ठीक है? रिफ्रेन की वर्ब है हैज़ लेड, विच की वर्ब है हैज़ नॉट हिडन, विच आया सरकार के लिए। ये सरकार अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हाइड नहीं करती है, अपने आप को सुपीरियर समझती है और बताती भी है। ठीक है? स्टिग्मेटाइजेशन, डिमोनाइजेशन आप समझते हैं, किसी को शैतान का दर्जा देना। दैट आया है, दैट की वर्ब है आर, दैट आया पॉलिसीज़ के लिए। इनकी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग है मिज़ोरम की मानवीय अप्रोच से। चलिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं जब पढ़ रहा था मुझे ईजी लग रहा था यार, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि सेंटेंस उतने सीधे नहीं है। चलिए, और कुछ देखने वाला है इसमें, नहीं है ना? चलो, अब एक कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको देख लेते हैं। दैट वाले को, बड़ा इजी से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिमिलर थिंग्स को ही कंपेयर किया जाए। सिमिलर थिंग्स क्या होती हैं? एक जैसी चीज़। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कैसे। द सैलरी ऑफ द फ्रेशर्स वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ओल्ड एम्प्लॉयज़। जो फ्रेशर की सैलरी थी वो बहुत कम थी ओल्ड एम्प्लॉयज़ से। पुराने एम्प्लॉयज़ की सैलरी 2 लाख थी, फ्रेशर की 20,000 थी। मुझे बताओ, फ्रेशर की एम्प्लॉई ओल्ड एम्प्लॉयज़ से कम थी क्या? ओल्ड एम्प्लॉयज़ से कम थी क्या? सच में ऐसा था क्या? मान लो ओल्ड एम्प्लॉयज़ 5 थे, तो क्या इन 5 एम्प्लॉयज़ से कम थी? अरे सैलरी को सैलरी से कंपेयर करोगे ना, सैलरी को आदमी से कैसे कंपेयर करेंगे? मेरी सैलरी तेरे से ज़्यादा है, तेरे से ज़्यादा नहीं है भाई, तेरी सैलरी से ज़्यादा है। तो ओल्ड एम्प्लॉयज़ से कम नहीं थी, ओल्ड एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कम थी। बस यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर थिंग, कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स। ठीक है? तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए सिग्निफिकेंटली लोअर देन द सैलरी ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज़। भाई इनकी सैलरी उनकी सैलरी से कम है, ऐसा लिखना चाहिए। सैलरी भी लिख सकता हूँ और सैलरीज भी लिख सकता हूँ, दोनों ही आ सकता है।
हो सकता है ओल्ड एम्प्लॉयज़ की सैलरी अलग अलग हो, किसी की 2 हो, किसी की 2.5 हो, किसी की 3 हो और इनकी 20,000 ही हो। तो ये डिपेंड करेगा, आप सैलरीज लिखोगे तो बताओगे कि इनकी सैलरी अलग है उनसे कम है, और सैलरी लिखोगे तो बताओगे इनकी सैलरी सबकी सेम है और उससे कम है। अब जैसे ही आपने सैलरी लिखा या सैलरीज भी लिखा, ये सैलरी वर्ड 2 बार रिपीट हो गया, मतलब 2 बार आ गया, 1 बार रिपीट हो गया। इसको रोकने के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट है ये दैट वाला। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दूसरी बार सैलरी ना लिखना पड़े, उसकी जगह आप लिख दें दैट। ठीक है, क्योंकि सैलरी सिंगुलर है और दैट बताएगा सिंगुलर नाउन्स को दूसरी बार रिपीट होने से बचाने के लिए। और अगर ये सैलरीज होता तो आप दोज भी लिख सकते थे, दोनों सही हैं इस केस में। अब ये मत पूछना सर एग्जाम में आएगा तो क्या करूँगा, भाई तेरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा मतलब क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, पर कन्फ्यूजन वाला नहीं आएगा। यहाँ पे दैट भी सही है, दोज भी सही है, तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा आपको, समझ गए ना। आपको सीखना है दैट का मतलब क्या है और दोज का मतलब क्या है। क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा जहाँ पे या तो दैट लगेगा या दोज लगेगा। चलो, कॉन्सेप्ट मोटा मोटा पकड़ में आ गया होगा। सेकंड सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। द ओपिनियंस ऑफ द बोर्ड मेंबर्स डिड नॉट मैच विद द स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ओपिनियंस जो थी बोर्ड मेंबर की वो मैच नहीं कर रही थी शेयर होल्डर्स की ओपिनियन से। शेयर होल्डर से मैच नहीं कर रही थी या उनकी ओपिनियन से मैच नहीं कर रही थी, उनकी ओपिनियन से नहीं कर रही थी। तो डिड नॉट मैच विद द स्टेक शेयर होल्डर्स गलत है, डिड नॉट मैच विद द ओपिनियंस ऑफ शेयर होल्डर्स आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ ओपिनियंस ही आएगा क्योंकि शेयर होल्डर्स की अलग अलग ओपिनियन होगी, है ना। तो इस केस में क्या करूँगा, ओपिनियंस, ओपिनियंस वर्ड को 2 बार लिखना पड़ रहा है सेंटेंस को सही करने के लिए, तो मैं दूसरी बार इस ओपिनियंस को लिख करके छोड़ दूंगा, यहाँ लिख दूंगा दोज, विद दोज ऑफ द शेयर होल्डर्स। दोज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ओपिनियंस की बात होगी, सबकी अलग अलग हो सकती है, जिसके बड़े चांसेस हैं। थर्ड देखो, द चैलेंजेस ऑफ द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट मिरर दैट ऑफ दोज ऑफ पास्ट रिसेशंस। जो करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं वो मिरर करते हैं, आईना दिखाते हैं या एक जैसे हैं, सिमिलर हैं उनके जैसे जो पास्ट में रिसेशंस आए थे। सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोज बता रहा है पास्ट रिसेशंस को, दोज की जगह पे यहाँ लिख सकता था द चैलेंजेस ऑफ द पास्ट। समझ पा रहे हो ना, तो द चैलेंजेस को ही मैंने दोज लिखा है। सेंटेंस इज 100% करेक्ट। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो सब लोग एक ट्राई देंगे, सब बच्चे इस सेंटेंस को। द स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉयड बाय द मार्केटिंग टीम डिफर्ड फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं दैट लगाऊँ या दोज लगाऊँ, ये मुझे ही बता देना, ठीक है। डालो कमेंट्स में, आना चाहिए सबको, ऐसा नहीं है कोई बच्चा हमें नहीं आता, बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ, 6वीं क्लास का बच्चा सीख सकता है, आप सब ग्रेजुएट्स हैं। दैट लगाऊँ, दोज लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, दोनों निकाल दूँ, बस इतना ही डाल देना कमेंट में, इससे आपका आंसर निकल आएगा। गलत होगा सही होगा बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। Karachi moves such as seeking to end the free movement regime that is seen as favorable by the citizens of both countries. The announcement that India will fence the 1643 kilometer India-Myanmar border and Mr. Biren Singh's statement that 5457 illegal migrants were found in Manipur's Kamjong district should be seen in this light. Karachi moves कैसी कैसी, जैसी कि ये वाली हरकतें, कैसी कैसी जैसी कि ये वाली, कि सीख करना, कोशिश करना ख़त्म करने की फ्री मूवमेंट रिजीम को। अभी रिजीम क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है कि फ्री मूवमेंट हो सकती है इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से इंडिया, है ना। ज़्यादा कुछ आपको बॉर्डर चेकिंग वेकिंग नहीं करवानी, पासपोर्ट वीज़ा हो अपना, आओ जाओ, जो पूछे उसको दिखा दो, फ्री मूवमेंट है। कह रहे ये जो मूव्स है ना इस टाइप की, शायद वीज़ा भी नहीं होगा, वीज़ा फ्री एंट्री होगी। कह रहे जी मूव्स इस टाइप की जो ख़त्म करती हैं इस पूरे फ्री मूवमेंट रिजीम को। कह रहे वो रिजीम जो देखा जाता है बड़ा ही फ़ायदेमंद, फेवरेबल सिटीजन्स के द्वारा, दोनों ही कंट्रीज़ के, इंडिया के और म्यांमार के। और कह रहे जो अनाउंसमेंट है, ये ऐलान है कि इंडिया फेंसिंग करेगा, तारबंदी करेगा 1643 किलोमीटर इंडिया म्यांमार बॉर्डर को। और तीसरी चीज़ क्या है, मिस्टर बीरेन सिंह की स्टेटमेंट। कह रहे ये तीनों चीज़ें जो है ना, कौन कौन सी चीज़ें, ये हरकतें कि फ्री मूवमेंट बंद करेंगे, ये अनाउंसमेंट कि इंडिया तारबंदी कर देगा, और ये बीरेन सिंह की स्टेटमेंट, इनका ये ऐलान। और ऐलान क्या है, ऐलान ये है कि 5457 इलीगल माइग्रेंट्स पाए गए थे मणिपुर के कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में। कह रहे ये तीनों ही गलत चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल के हिसाब से, ये शुड भी देखी जानी चाहिए इसी अंदाज में, इसी लाइट में, इसी रोशनी में। ये तीनों चीज़ों को देख करके आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की सरकार क्या प्लान कर रही है। मूव्स को ख़त्म कर रही है, तारबंदी करवा रही है, और इलीगल माइग्रेंट्स का बार बार रोना रो रही है कि इतने मिले, उतने मिले, 5000 मिले, 50,000 मिले। इसको देख के लगता है कि वहाँ की सरकार की मंशा क्या है, यहीं से आपको इस लाइट में देखने से पता लगेगा। मूव्स की, स्टेटमेंट की और अनाउंसमेंट की वर्ब है सीन, शुड बी सीन, ठीक है। दिस एंड दिस, देखो तीनों के बीच में एंड लगा हुआ है,
सेकंड वाले से पहले कोमा, तीसरे के पहले एंड। अनाउंसमेंट क्या है? इंडिया विल फेंस, इंडिया की वर्ब है फेंस, विल फेंस, फेंस करना यानी तारबंदी करना। दैट आया रिजीम के लिए, दैट की वर्ब है इज सीन। माइग्रेंट्स की वर्ब है फॉर वर फाउंड, ये इनकी स्टेटमेंट है। इलीगल माइग्रेंट समझते हैं ना, गलत तरीके से भारत में आए हुए लोग। कह रहा है जी द चीफ मिनिस्टर हैज़ रेपिटेडली मेंटेन्ड दैट द कॉन्फ्लिक्ट विच हैज़ किल्ड मोर देन 220 पीपल, displaced over 50,000 people, and resulted in injuries to thousands, besides creating a siege mentality among the Meitei and the Kuki-Zu communities, is a consequence of his government's action against poppy cultivation. कह रहा है चीफ मिनिस्टर बार बार मेंटेन करते आए हैं इस बात को, इसी बात को दोहराते आए हैं, रिफ्रेन करते आए हैं, हार्प ऑन करते आए हैं क्या, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है म्यांमार में, जो मार चुका है 220 लोगों को म्यांमार के अंदर, और म्यांमार का नहीं, ये हमारे मिज़ोरम की बात कर रहा है। मिज़ोरम का जो झगड़ा है जिसमें 220 से ज़्यादा मर चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा डिस्प्लेस या बेघर हो गए हैं, और जो रिजल्ट इन हुआ है जिसका नतीजा निकला है इंजरीज हज़ारों लोगों को, साथ ही साथ क्रिएट करने के एक सीज मेंटालिटी को वहाँ की कुकीजू और मैतेई कम्युनिटी में। सीज मेंटालिटी क्या होती है? इस एरिया में हम रहेंगे, इसको हमने सीज कर लिया, यहाँ कुकीजू भी नहीं आएगा, मैं मैतेई हूँ, मेरे को किसी और से मतलब नहीं है और मैं तुम्हारे एरिया में नहीं जाऊँगा। ऐसे घेराव वाली मेंटालिटी बन जाती है ना, ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये ऐसा ना वैसा। कह रहा है जी ये जो बीरेन सिंह ने मेंटेन किया ना इस बात को, कह रहा है ये जो है ना एक कॉन्सिक्वेंस है उनकी गवर्नमेंट के एक्शंस का, जो है पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ। ये एक नतीजा है उनकी सरकार के एक्शन का अफीम की खेती के खिलाफ, पॉपी यानी अफीम, एंड इलीगल इमिग्रेशन, और गलत तरीके से भारत में आने वाले लोगों के खिलाफ। समझे? चीफ मिनिस्टर यही कहते आए हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट पूरा हो रहा है जिसमें ये सब कुछ हो गया हमारे मणिपुर में, ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ हूँ, अफीम की खेती नहीं होने दूंगा और भारत में किसी को आने नहीं देता हूँ, इस वजह से यहाँ पे लोग, है ना, दंगा फसाद हो रहा है हमारे यहाँ। समझ पा रहे हो इस बात को? पॉपी कल्टीवेशन क्यों किया जाता है? अफीम को लीगली उगाया जाता है दवाइयों के लिए। हमारे यहाँ एमपी में खेती होती है अफीम की, आपको पता होगा, रतलाम की साइड, मंदसौर में, है ना, इस तरफ ग्वालियर के आसपास के एरियाज़ में। फिर अफगानिस्तान में तो इलीगल खेती होती है, मैक्सिको में बना हुआ है वो गोल्डन क्रिसेंट क्या बोलते हैं, और फिर हमारे यहाँ खेती होती है म्यांमार और बांग्लादेश और साउथ ईस्टर्न एशिया जो है कंट्रीज़ के अंदर, कम्बोडिया वम्बोडिया इस एरिया, वियतनाम। तो ये कहते हैं जी हम तो पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ है, अफीम की खेती नहीं होनी चाहिए और इलीगल माइग्रेंट नहीं आएंगे। जैसे ही मैंने ये किया उसी की वजह से ये सारा झगड़ा हमारे मणिपुर में चल रहा है। चीफ मिनिस्टर हैज़ मेंटेन्ड, वो मेंटेन करते हैं इस बात को, और बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्फ्लिक्ट एक नतीजा है। कॉन्फ्लिक्ट के लिए आया विच की वर्ब है हैज़ किल्ड, कॉन्फ्लिक्ट जो मार चुका है। दूसरी वर्ब है हैज़ डिस्प्लेस्ड जो बेघर कर चुका है, और तीसरी वर्ब है हैज़ रिजल्टेड इन जिसका नतीजा ये निकला है। समझ के सेंटेंस थोड़े लंबे हैं और इतना इजी आर्टिकल ये है नहीं, मुझे गलत फहमी हो गई थी शुरू में खुद मैंने पढ़ा तो मुझे 2-2.5 मिनट लगे, मुझे लगा इजी होगा। चल, कह रहा है जी दिस इज़ बोथ एन ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड बायस्ड व्यू ऑफ द एंथनिक कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है ये जो बात ये बीरेन सिंह बोलते हैं कि पॉपी कल्टीवेशन और इलीगल माइग्रेंट्स, कह रहा है ये जो पूरा बता रहे हैं ना, बहाना दे रहे हैं, ये एक तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल बताने का काम है, और दूसरा एक बायस्ड व्यू है, एक तरफा व्यू है इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की। और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जी? दैट हैज़ रेज्ड इन द स्टेट, जो रेज कर रहा है, जो आग की तरह फैल रहा है स्टेट में, सुलग रहा है स्टेट में। और क्यों? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ बीरेन सिंह गवर्नमेंट, बीरेन सिंह गवर्नमेंट की इनएबिलिटी की वजह से, असक्षमता की वजह से, नकारेपन की वजह से। और यह असक्षमता नकारापन काहे का है? टू राइज अबव द एथनिक फ्रे एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस मेजर्स, कि वो राइज अबव करें, ऊपर उठें एथनिक फ्रे से, जातीय होड़ से, फ्रे का मतलब होता है होड़, और बिल्ड करें कॉन्फिडेंस के मेजर्स को, ऐसे मेजर्स जिससे समाज में कॉन्फिडेंस आए, झगड़ा खत्म हो। समझ पाए इतना सेंटेंस? कह रहा है जी ये जो बात ये बहाना दे रहे हैं, ये एक तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस कॉम्प्लेक्स चीज़ का, दूसरा एक बायस्ड व्यू है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वही कॉन्फ्लिक्ट जो सुलगता जा रहा है स्टेट में, और सुलग रहा है इनकी सरकार के नकारेपन की वजह से। और नकारापन इन दोनों कामों को करने का है। एक काम तो ये है कि ये खुद ही जाती है जो है होड़ से ऊपर नहीं उठ पा रही है सरकार यहाँ की, है ना, मैतेई के साथ है, और दूसरा ये कॉन्फिडेंस मेजर्स बिल्ड नहीं कर पा रही है कि समाज में सबको कॉन्फिडेंस मिले और झगड़ा खत्म हो। और ये वही मेजर्स हैं दैट कुड विन द ट्रस्ट ऑफ कुकी जू कम्युनिटी, जो कुकी जू कम्युनिटी का ट्रस्ट जीत सकते हैं और झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लंबा सेंटेंस अगेन, दिस की वर्ब इज, दैट की वर्ब हैज़ रेज्ड, दैट आया एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। फ्रे का मतलब आप समझते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया शायद, इसको अगर हिंदी में समझना हो तो होड़, कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलो। कह रहा है जी दैट द वायलेंस हैज़ बीन फॉलोड बाय द ब्रेजन मिलिटराइजेशन ऑफ मणिपुरी सोसाइटी,
in the hills and in the valley, with vigilante groups armed with sophisticated weapons, causing law and order problems and impeding security personnel seeking to impose law and order, reflects even more poorly on the government. कह रहे जी दैट ये बात की, कौन सी बात कि जो वायलेंस है ये फॉलोड बाय है, इसके बिल्कुल बाद में हुआ है ब्रेजन मिलिट्राइजेशन. ब्रेजन यानी खुलेआम होना और बेशर्मी से होना, मिलिट्राइजेशन यानी चीज़ों का मिलिट्री में बदल जाना, आम आदमी का हथियार उठा लेना, मिलिट्राइजेशन. कह रहे कि ये बात की कि ये वायलेंस के बिल्कुल बाद में शर्मनाक और धड़ल्ले से मिलिट्राइजेशन हो रहा है. मणिपुर सोसाइटी का आम आदमी हथियार उठा रहा है, ऊपर पहाड़ों में कुकी-जू के लोगों में और नीचे वैली में मैतेई कम्युनिटी में. पहाड़ में कुकी-जू, वैली में मैतेई. कह रहे ये बात की कि वायलेंस के बाद ये सब हो रहा है. और ये कैसे हो रहा है? विजिलेंटी ग्रुप्स के आर्म्ड विद होने के साथ ही, हथियार बंद होने के साथ ही. विजिलेंटी ग्रुप कौन होते हैं? हथियार बंद सिविलियंस, जो खुद हथियार उठा लेते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपने हिसाब से इंसाफ करते हैं. ये सारा हथियारबंदी हो रही है विजिलेंटी ग्रुप्स के हथियार बंद हो जाने के साथ ही, आर्म्ड विद हो जाने के साथ ही, एडवांस्ड वेपन्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेपन के साथ, सोफिस्टिकेटेड, और कॉज करने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को, शांति की समस्याओं को, और रोकने के साथ ही, इम्पीड करने के साथ ही सिक्योरिटी पर्सनल को, आर्मी के जवानों को, वो जवान जो कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, इम्पोज करें सोसाइटी में. कह रहे ये बात जो है ना, ये और पुअरली रिफ्लेक्ट करती है और गलत दिशा से दिखाती, गलत लाइट में दिखाती है वहाँ की सरकार को. वायलेंस तो तुम हो गई, चलो तुम नहीं रोक पाए. वायलेंस के बाद में आम आदमी हथियार उठा के क्यों टहल रहा है वहाँ? विजिलेंटी ग्रुप क्यों बने हुए हैं? कुकी जू वाले अलग हथियार लेके घूमते हैं अपनी गाड़ियों में, मैतेई वाले अलग घूम रहे हैं. ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं रोक पा रहे? ये सब चीज़ें आपकी सरकार की नाकामयाबी दिखाती है. आप जानबूझ करके मिले हुए हो, किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरा ग्रुप जो आपसे चिढ़ा हुआ है. दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द गवर्नमेंट. समझ गए? ये सब वायलेंस होने के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ. दैट की वॉबर रिफ्लेक्ट्स, वायलेंस की वॉबर हैज़ बीन फॉलोड. ब्रेजन यानी खुलेआम, मिलिट्राइजेशन यानी हथियारबंदी, लोगों का हथियार उठा लेना, मिलिट्री बन जाना. विजिलेंटी मैंने आपको बता दिया, ऐसा आदमी जो हथियार खुद उठा के इंसाफ करने निकल जाए. सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस्ड, असॉल्ट राइफल्स है ना, इस तरह के वेपन्स, एडवांस वेपन्स. कह रहा है अनलेस देर इज़ अ चेंज बोथ इन अप्रोच एंड इन लीडरशिप इन मणिपुर एंड द वे इट हैज़ ट्रीटेड द कॉन्फ्लिक्ट, द सिचुएशन विल कंटिन्यू टू फेस्टर. कह रहे जी अगर ऐसा ना हो, अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो, कैसा ना हो? कि एक बदलाव आए, देर इज़ अ चेंज आए. और कहाँ आए? दोनों में आए, बोथ में. एक तो अप्रोच में और दूसरा लीडरशिप में. मणिपुर की सीएम बदला जाए, वहाँ का लीडरशिप चेंज हो और नए सीएम की अप्रोच भी अलग हो. कह रहे जी अगर ऐसा ना हो, ये बदलाव ना आए और उस तरीके में भी बदलाव ना आए जैसे ये इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रीट कर रही है. कह रहा अगर ऐसा ना हो ना, ये सिचुएशन जो है ये कंटिन्यू करेगी फेस्टर करना. इस सिचुएशन का घाव जो है हरा रहेगा, कभी भी ये सही नहीं हो पाएगा, सिचुएशन कभी इंप्रूव नहीं होगी. फेस्टर करना याद है ना, मवाद पड़ना, पस पड़ना, घाव का खराब होते जाना. ये वायलेंस भी ऐसे पस पड़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी. चेंज की वर्ब है इस, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है. पता होगा आपको, देयर से शुरू होने वाले क्लोज में वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है. चेंज सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है. यहाँ चेंजेस होता तो वर्ब यहाँ पे आर होती. अनलेस का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो. इसमें ना ऑलरेडी लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, इसलिए देयर इज़ अ चेंज को देयर इज़ नॉट अ चेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है. हिंदी में तो क्या आएगा? अनलेस देयर इज़ नॉट अ चेंज. गलत हो जाएगा वो. अनलेस में नोट लगा हुआ है तो दूसरी बार नोट क्यों लगाना? तो याद रखें, अनलेस, अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. अनलेस, अनटिल और लेस्ट तीनों में आपको नोट नहीं लगाना होता. उसके साथ वाले क्लोज में नोट ऑलरेडी इनमें लगा होता है. अगर ऐसा ना हो, जब तक ऐसा ना हो अनटिल, और कहीं ऐसा ना हो लेस्ट. चलो करवाए हुए हैं कॉन्सेप्ट आपको, नए हैं तो आप लिख लेना, फिर किसी क्लास में डिटेल में करवाएंगे, वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा. इट की वर्ब है हैज़ ट्रीटेड, सिचुएशन की वर्ब है विल कंटिन्यू. फेस्टर करना, घाव का हरा रहना, उसमें पस पड़ते रहना. चलिए रैप अप करेंगे क्लास को. अब आ जाओ अपने क्विज पे. क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट से. मेन मैसेज क्या है जो इस पैसेज में कन्वे किया गया है? 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं. एग्जाम का इसको समझो क्वेश्चन और वीडियो को पॉज करके खुद से अपने आंसर निकालो, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना. देखो जी, मेन मैसेज ये नहीं है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो. मेन मैसेज ये भी नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाए, इन रिफ्यूजीज़ को खाना खिलाया जाए. मेन मैसेज ये है कि सरकार की क्या भूमिका रही है, सरकारी पॉलिसियों की, इस टेंशन को और ज़्यादा ख़राब करने में, और ज़्यादा भड़काने में. ना ये मेन मैसेज है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं म्यांमार रीजन में, इंडिया के आसपास.
समझ गए ना, वहाँ की सरकार के ऊपर क्रिटिसाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। यही मेन मैसेज है इस आर्टिकल का। सरकार एथनिक टेंशन जो वहाँ पे है उसको और एक्सेसरबेट खराब कर रही है और बुरे से बद से बदतर बना रही है। ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है मणिपुर सरकार की अप्रोच को लेकर के, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ है। क्या अप्रोच है सरकार की? ट्राई देना खुद से, वीडियो को पॉज कर लो, मैं आंसर बता रहा हूँ फिर मैच कर लेना। सरकार ने पीस बिल्डिंग मेजर्स को प्रमोट नहीं किया, गलत बात है, नहीं किया। सरकार रूट कॉज को भी एड्रेस नहीं कर रही है। कहाँ एड्रेस कर रही है? रूट कॉज मतलब जड़, इस झगड़े की जड़ को सरकार तो एड्रेस नहीं कर रही, ये भी गलत बात है। सरकार ने टेंशन्स को ज़रूर ख़राब बनाया है अपनी बायस पॉलिसीज़ की वजह से, ये आपका आंसर बनेगा सी। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो सरकार के ऊपर ही लिखा हुआ आर्टिकल, सरकार ने गलत बनाया है, इस टेंशन को पॉलिसी से अपना और ज़्यादा ख़राब किया है, सी आंसर बन जाएगा। सरकार न्यूट्रल तो कहीं से भी नहीं है, डी आंसर नहीं बन सकता। चलो वो क्या आगे, ऐसा आदमी जो हथियार अपने हाथ में ले इंसाफ करने के लिए, क्या बोलेंगे इसको? करवा दिया था आपको ये वर्ड पहले ही, वी से शुरू होता है वर्ड, राइट। सरोरिटी का मीनिंग पूछा है आपसे, ब्रदरहुड, और वहीं से सरोरिटी बनता है, इसका मीनिंग बताना। ऐसा आदमी जो बहुत रिफाइंड हो, बहुत ज़्यादा परिष्कृत हो, सोफिस्टिकेटेड हो, सूट वूट पहना हो, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? रस्टिक बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, ब्रेजन बोलते हैं। इनसॉलेंट का मीनिंग क्या होता है? बैंकरप्ट, ब्रेजन या स्टिग्मेटाइज। ये वर्ड भी आपको करवाया होगा, अच्छे से याद होगा, याद है ना? इंसॉलेंट, डेमोनाइज, वहीं से बना हुआ वर्ड है ये, डेमोनाइज से इंसॉलेंट। कन्फ्लेट का मीनिंग पूछा है, मार्जिनलाइज, ब्लेंड और कन्फ्लैग्रेशन। चलो, अगर आंसर आपको पता होगा तो सीधे ही बता दोगे आप। मान लो आपको कन्फ्लैग्रेशन का मीनिंग नहीं पता, पर आपको सही मीनिंग तो पता ना कन्फ्लेट का, तो अपना आंसर सही से निकाल लो, बिना दो बाकी के दो आप जो है इग्नोर कर दोगे तो भी निकल जाएगा, है ना। चलो, लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी अनलेस नाम के वर्ड की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिलेगी बिसाइड्स नाम के वर्ड के आसपास। आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वीडियो के नीचे चेक करो। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखी है तो पीडी लिख के बताया करो, और इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और ऐसी क्लासेस को मैं लाता रहूँ। चलिए, कुछ आपकी खुद की ओपिनियन हो वो भी कमेंट्स में डालो, सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, शालीन भाषा में। पढ़े लिखे हो ना आप, रस्टिक हो क्या गाँव के? नहीं हो ना। किसी को गाली नहीं देना, किसी के लिए गलत भाषा यूज़ नहीं करनी, प्यार से हर आदमी की बात को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी बात को कमेंट्स में लिखें। मैं भी पढ़ता हूँ और दूसरे लोग भी पढ़ पाएँ, है ना। 150-200 कमेंट्स आते हैं, ज़रूर आपकी बात को सुना जाएगा। चलिए, अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।